दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविक्स कॉर्नर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। आई विश मैं प्रार्थना करूंगी कि अगले साल 5 सितंबर को आप लोग सभी अपने अपने स्कूलों में अपने बच्चों के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हों और तब आप मुझे याद रख सकते हैं इस चीज़ के लिए। और आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक बनने की ही हम तैयारी कर रहे हैं, तो एक शुभ मुहूर्त जैसा ही हमारे लिए हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि हमें पता है, हम उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस हमारा मेन सब्जेक्ट होने वाला है। तो हमें, जैसे कि आपको पता है, जो फर्स्ट पेपर हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, उसमें जो हमारे पास सिलेबस है उसमें एक चैप्टर, एक यूनिट है जिसमें कि मनुस्मृति, कौटिल्य मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या क्या है, कुछ जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, ये सब हमें दे रखा है। तो मैंने आपको बोला था जब सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं स्टार्ट करूँगी इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, ताकि वो हमने पढ़ा भी है और हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना हो समझने में, तो हमारा एक बेस सा बन जाए और आसानी से समझ में भी आ जाए चीज़ें। हम कहते हैं ना, जैसे जब टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ते हैं कि हम कैसे जाते हैं टीचिंग करते टाइम या कोई भी चीज़ समझाते हुए किसी को, इजी टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो पहले सरल है उसको पढ़ते हैं, सरल से जटिल की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है आपका मनुस्मृति। तो हम मनुस्मृति पढ़ें। अरे मैडम, ये तो धर्मशास्त्र लिखा है, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मनुस्मृति है वो धर्मशास्त्र का ही एक भाग है, धर्मशास्त्र का एक पार्ट माना जाता है मनुस्मृति को। लेकिन धर्मशास्त्र क्या है? तो धर्मशास्त्र क्या है? जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है, उसके बेसिकली दो उसमें परंपराएं आती हैं। एक तो है हमारी बुद्धिस्ट परंपरा और दूसरी है हमारी हिंदू हिंदू परंपरा। ठीक है, हिंदू परंपरा है। तो हिंदू परंपरा का ही एक जो भाग है वो धर्मशास्त्र है, क्योंकि बुद्धिज़्म या दिग्घ निकाय एक इसका पार्ट है बुद्धिस्ट वाले का। वो हमारे सिलेबस में है नहीं, वो यूजीसी नेट के लिए आपके सिलेबस में है, तो उसे हम अभी फ़िलहाल तो नहीं करेंगे डिस्कस। तो इसलिए अभी हमारे सिलेबस में था धर्मशास्त्र या मनुस्मृति, तो उसे हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हिंदू परंपरा का ही एक, हिंदू परंपरा के अंतर्गत हमें धर्मशास्त्र देखने को मिलता है। ठीक है, धर्मशास्त्र देखने को मिलता है। तो धर्मशास्त्र क्या है? बेसिकली धर्मशास्त्र क्या है? भारतीय चिंतन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब धर्मशास्त्र का बेसिकली मतलब क्या है कि हमें इसमें ऐसी चीज़ें दे रखी हैं कि एक मनुष्य को, एक आम इंसान को किस तरीके का जीवन, किस तरीके का एक आदर्श जीवन जीना है, कैसे हम अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, कैसे हमें जो मतलब हमारे कानून है, अपने लॉज को फॉलो करना है, और कैसे हमें एक साधारण सा जीवन जीना है, वही हमें धर्मशास्त्र बताता है। उसी पे आगे फिर मनुस्मृति भी बातें करता है। तो मनुस्मृति को इसका एक भाग माना गया है धर्मशास्त्र का। और मनुस्मृति किसने लिखे? मनुस्मृति को लिखा है मनु ने, जो कि हम पहला मानव जिसे मानते हैं, तो ये वही मनु है। तो मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी गई है। तो धर्मशास्त्र एक हिंदू ग्रंथ है जिसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग क्या हैं इसके? एक तो है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति यानी कि जो सुना है, जो लिखा नहीं गया है, जो मतलब लोग पढ़ते, एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से सुना, मतलब याद करके ऐसी वो एक दूसरे से सुना हुआ है, वो लिखित नहीं है। जैसे कि आप वेद देखते हैं, वेद किसने लिखा है? कोई बता सकता है मेरे को? नहीं, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये श्रुति में आते हैं। तो वेद क्या है? चार टाइप के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। और जो पहले के तीन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी माना जाता है। और जो वेदों की भाषा है वो वैदिक संस्कृत है, प्राचीन संस्कृत है, वो वेदों की भाषा है। लेकिन जो स्मृति हैं ये लिखित हैं, इन्हें लिखा है किसी ने, जैसे कि ऋषियों मनीषियों ने लिखा है इसको, स्मृति को। स्मृति का ही एक भाग है मनुस्मृति, जो कि हमारा सिलेबस का टॉपिक है। अब हम पूरी तरीके से मनुस्मृति पर आ चुके हैं। मनुस्मृति क्या हमें सिखाती है? मैंने आपको बताया कि धर्मशास्त्र क्या सिखाता है, और उसी का एक पार्ट मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति भी कहती है कि मनुष्य के उचित जीवन निर्वाह करने की प्रेरणा मिलती है हमें मनुस्मृति से। उचित जीवन निर्वाह क्या जो हम जीवन जी रहे हैं वो उचित नहीं है? वो एक आदर्श जीवन नहीं है? है, बिल्कुल है। हमारी नज़रों में वो एक आदर्श जीवन है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जो अभी कोलकाता में जो चल रहा है, कोलकाता में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या वो आदमी एक आदर्श जीवन जी रहा था? क्या वो सरकार एक आदर्श सरकार है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसी के लिए जब शुरुआत में ये चीज़ें आई, तो मनुस्मृति में लिखा था कि कैसे मनुष्य एक आदर्श जीवन जी सकता है। उसी के बारे में मनुस्मृति में बताया है कि हमें अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हमें जो काम बताया है हमें वो काम करना है, जिससे कि कोई किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना होए।
इसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए, हम घर में रहते हैं, ठीक है, हम घर पे काम होते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक चोर्स बोलते हैं जिनको होते हैं, अगर वो काम सब में बराबर बराबर बटा हो कि ठीक है, किसी ने खाना बनाना है, किसी ने बर्तन धोना है, किसी ने सफाई करनी है, ये सब काम सब में बटा है, तो क्या आपको लगता है कि कभी ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे? आधे लड़ाई झगड़े जो भाई बहनों में होते हैं वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर एक पीसफुल लाइफ हम कह सकते हैं वो हमें अचीव कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा हट के हो गया है। तो हम देखते हैं कि अब मनुस्मृति की जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है, यानी कि जो आम भाषा होती है, आम संस्कृत है, जो मतलब आम जन बोल सकता है, सब तक सबकी पहुंच में है, वो मनुस्मृति की भाषा है। मनुस्मृति मनुस्मृति को मनु ने लिखा है, ठीक है, मनुस्मृति को मनु के द्वारा लिखा गया है। एक बात याद रखने वाली है कि मनु को पहला कानून निर्माता माना जाता है, यानी कि फर्स्ट लॉ गिवर है। सबसे पहले कानून की बात जिसने की थी वो मनु था, फर्स्ट लॉ गिवर बोलते हैं। सबसे पहले कानून की बात की थी, लॉ की बात की थी, वो मनु ने की थी, तो इसलिए इनको फर्स्ट लॉ गिवर माना जाता है। मनुस्मृति में क्या है बेसिकली, इसमें कुछ 12 अध्याय हैं, यानी कि 12 हमारे पास चैप्टर हैं, कुछ श्लोक हैं, 2694 2694 हमें मनुस्मृति में श्लोक देखने को मिल सकते हैं। अब ये थोड़ा फैक्चुअल है और ये सवाल पूछ भी सकता है आपका, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि यूकेपीएससी का आपने जब पेपर देखा होगा तो थोड़ा फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये दो चीज़ें आप अच्छे से याद रख लीजिए, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि मनु को पहला लॉगिवर माना जाता है, तो मनुस्मृति क्या हुई, भारतीय कानून की पहली संहिता या पहला ग्रंथ, कानून पे लिखा गया पहला ग्रंथ क्या है, मनुस्मृति है। फिर से आ गया, मनुस्मृति का विषय क्या था, मानव को किस तरह एक आदर्श जीवन यापन करना चाहिए और धर्म यानी कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। अच्छा, जब हम धर्म की बात करते हैं ना, तो हर बार धर्म का मतलब रिलीजियन नहीं होता है, हर बार धर्म का ये मतलब नहीं होगा कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब नहीं होगा। जब हम धर्म की, अच्छा आपने अशोक पढ़ा होगा, अशोक का धम्मा, क्या वो धर्म से संबंधित था, क्या वो बौद्ध धर्म से संबंधित था? नहीं, वो ये था कि हमें अच्छे काम करने हैं, दूसरों की सेवा करनी है, अपने से बड़ों का आदर करना है। तो धम्मा एक तरीके से कैसे हम एक अच्छी लाइफ फॉलो करें, वही हमें धर्म सिखाता है। क्योंकि जब हम गांधी जी पढ़ेंगे तो गांधी जी का भी धर्म यही था कि कैसे हम नैतिकता का पालन करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, सारी बुराइयों से दूर रह सकते हैं। तो धर्म को हर बार इस वाले धर्म से कंफ्यूज ना करें। ये वाला धर्म है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, हमें जो भी हमारा लॉ है उसे हमें फॉलो करना है, हमें लॉ का उल्लंघन नहीं करना है, ये सब हमें ये सिखाती है मनुस्मृति। अब एक टॉपिक है दंड नीति क्या है, मनु की या धर्मशास्त्र। अच्छा, दंड देने की ज़रूरत कब पड़ेगी? दंड नीति, दंड क्यों देना है भाई दंड? अरे देना है, बिल्कुल देना है। जो हमारी अंदर ये असुरी प्रवृत्ति है ना, जो मनुष्य, आज का मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है, जानवर से भी बदतर हालत हो गई है इंसानों की। कुछ ऐसा हम देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कहीं हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर, कोई चोरी कर रहा है। तो ये इसी के लिए मनुस्मृति ने दंड की बात कही है, दंड नीति देनी है। अब दंड कितने प्रकार का है, 4 प्रकार के दंड की बात करते हैं। सबसे पहले आता है वाक दंड, यानी कि डांट फटकार लगा दो। अगर छोटी मोटी कुछ चोरी वोरी कर रखी है तो हल्का सा डांट फटकार दो, उसको समझा दो ताकि अगली बार से ऐसा नहीं करे। दूसरा है धिक्क या धिक्कारना, जब हम आपस में बोल देते ना, जा मैं तेरे को धिक्कारती हूँ, जा मैं तेरे को धिक्कार रहा हूँ, तो ये धिक्क दंड है, यानी कि धिक्कारना किसी को। ये थोड़ा इससे एक स्टेप ऊपर है, इसमें तो हल्का फुल्का डांट फटकार, जैसे हमें हमारे बड़े लोग डांट फटकार लगा देते हैं। ये धिक्कारना है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपको वाट लग गई बोलते हैं ना, वही वाला धिक्कारना है कि धिक्कार के उसको धिक्कार दंड बोलते हैं। बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा सुनाना, बहुत ज़्यादा ये सब करना। तीसरा है अर्थदंड। फ़ाइन आज के टाइम पे लगता है, लगता है, बिल्कुल लगता है। तो ये फ़ाइन तब भी लगता था, यानी कि कोई अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उस पर उसके कुछ पैसे ले लो, उससे कुछ रुपये ले लो, कुछ कितने हज़ार रुपये ले लेते हैं हम। ऐसे फ़ाइन जो लगता है कि आज कुछ अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर इतना फ़ाइन तो लगेगा ही, साथ में जेल भी होएगी। ऐसा नहीं है कि बस पैसा दे दो तो छोड़ दो, लेकिन ये एक अर्थदंड की बात करता है। फिर आता है भौतिक दंड। भौतिक दंड है ये आज के जानवर जो हो गए इंसान उनके लिए, यानी कि अब आगे बारी शारीरिक चोट की, यानी कि यातनाएं दो से, अब कोड़े बरसाओ भाई, अब उन पे अब हद से बाहर हो गया है। तो ये क्या है, शारीरिक दंड, यानी कि कोड़े बरसाने के लिए कहते हैं ना, जैसे कोड़े बरसाते थे जब, तो वही वाला सीन है ये शारीरिक दंड। ठीक है, तो ये था हमारा दंड सिद्धांत। अब जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या कहता है। अच्छा, जब दैवी की बात आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि राजा को एब्सोल्यूट पावर दे रखी है, राजा को बिल्कुल निरंकुश शक्ति है राजा के पास, राजा को निरंकुश शक्ति देना। ठीक है, राजा को निरंकुश शक्ति देने की जब हम बात करते हैं तो यही है दैवी सिद्धांत, यानी कि राजा से ऊपर कोई नहीं है। दैवी मतलब देव, भगवान,
राजा को क्या मान रहे हैं हम? भगवान का ही एक अवतार मान रहे हैं धरती पर। और जो राजा बोलेगा वो सही है, जो राजा बोलता है वही करना है, चाहे वो गलत हो या चाहे वो सही हो। तो इसको बोलते हैं राजा का दैवी सिद्धांत। मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति का दूसरा नाम ही मानव धर्मशास्त्र है। ये आपको पूछ सकता है कि मानव धर्मशास्त्र किसने लिखे है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मनुस्मृति का ही एक दूसरा नाम है, तो मनु ने ही लिखे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने दैवी सिद्धांत का उल्लेख किया है कि दैवी सिद्धांत क्या है, यानी कि हमने राजा को अगर निरंकुश शक्ति दे दी है तो इसी दैवी सिद्धांत से आपके राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आता है कि कैसे, मतलब एक राज्य, आज जिस राज्य में हम रह रहे हैं उसी तरीके से एक राज्य कैसे अस्तित्व में आता है। कैसे आता है अस्तित्व में? देखो, बहुत सारे लोग हैं, कोई लॉ नहीं है, तो ठीक है, यहाँ ऐसे में क्या होगा, किसी के ऊपर कोई लॉ नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है, तो आपने एक टर्म सुना होगा, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी मछली होती है पानी के अंदर, वो अपने से छोटी सारी मछलियों को खा जाती है, छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि जो पावरफुल है उसी की समाज में चल रही है, वो कुछ भी कर सकता है। माइट इज़ राइट आपने सुना होगा, जो शक्तिशाली है वो सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो शक्तिशाली है वो संसाधनों पर कब्जा कर ले रहा है, वो अपनी मनमानी करवा रहा है लोगों से। यही जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, यानी कि अर्ध समझौतावादी, कुछ इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्ध समझौतावादी सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। फिर इस अराजकता, जो एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति में, तो उस अराजकता को ख़त्म करने के लिए, इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। तो अब जो इस राज्य का एक हेड होगा, जो राजा होगा, उसके अंदर क्या क्या, मनु के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या तत्व उसमें होते हैं। तो कहते हैं कि राजा में इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का वास निहित होता है। ये सारे तत्व एक राजा में समाये जाते हैं, तब वो एक अच्छा राजा होगा, एक परफेक्ट किंग हम उसको बोल सकते हैं कि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इंद्र है, वायु है, यम है, सूर्य है, अग्नि है, इन सब के जब उसमें तत्व हैं तो वो एक अच्छा राजा माना जा सकता है। ठीक है। फिर आता है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अच्छा, आपने सुना होगा राज्य का सप्तांग सिद्धांत, हमें लगता है कि कौटिल्य का है क्योंकि कौटिल्य ने इस पर बहुत ज़्यादा बात की है, कौटिल्य ने इसको आगे बढ़ाया है, लेकिन मनु ने इसे पहले दिया है। तो मनु इसकी बात कर चुके हैं। मनु ने पहले बताया कि कैसे, मतलब राज्य के, एक सफल राज्य, एक राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो मनु क्या करते हैं, राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक क्यों बोले? ऑर्गेन की तरह काम कर रही है। जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं, हमारी आंखें होती हैं, हमारी नाक, कान, हाथ होते हैं, उसी तरह राज्य के भी कुछ ऑर्गेन होते हैं। उनकी तुलना किससे की है? हमारे शरीर के अंगों से। ये इसका जो आगे मतलब एक्सपेंडेड वो हम कौटिल्य में पढ़ेंगे। कौटिल्य ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कौन सा अंग कैसे काम करता है और उसका होना क्यों ज़्यादा जरूरी माना जाता है। हाँ, तो मनु ने भी राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, लेकिन पहली बात मनु ने की है। तो सप्तांग सिद्धांत में क्या है, राज्य के 7 अंग माने जाते हैं। पहला अंग है राज्य का स्वामी या राजा, फिर राज्य में मंत्री होंगे, उसे अमात्य बोला जाता है। पुर, दुर्ग यानी कि जो फोर्ट है वो होगा, राष्ट्र होगा, कोष, दंड, मित्र, ये सब राज्य के 7 अंग हैं। उसके बाद देखते हैं कि मनु के सामाजिक विचार क्या थे। 7 अंग मैं बहुत अभी डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब हम कौटिल्य करेंगे तो वहाँ हम इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वहाँ हम कंपैरिजन भी करेंगे कि स्वामी की तुलना किससे की है, अमात्य यानी कि मंत्री को उन्होंने कौन से अंग से हमारे शरीर की तुलना कर रखी है, ये सब हम वहाँ देखेंगे। क्योंकि फिर वो बार बार रिपीट होएगा तो उतना उसमें वो फ़ायदा रह नहीं जाएगा उसका। तो इससे बेटर है कि कौटिल्य में ही करें, और कौटिल्य से ही ज़्यादा इसको एसोसिएट करते हैं सप्तांग थ्योरी को, तो उधर ही हम इसको करेंगे। अब बात करते हैं मनु के सामाजिक विचार की। सामाजिक विचार 2 तरीके से मनु ने डिवाइड किए, एक तो वर्ण व्यवस्था, एक आश्रम व्यवस्था। अच्छा, वर्ण व्यवस्था क्या होती है? वर्ण व्यवस्था मतलब जो 4 वर्ण के हमेशा हमने जिक्र सुनते आए हैं, पुराना में, वेदों में हमारे कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं, तो वो 4 वर्ण क्या क्या हैं ये देखिए। अब वर्ण व्यवस्था क्या है कि जो राजा का मूल उद्देश्य होगा उस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, याद रखना है। तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और राजा का काम क्या होगा? इन सब में एक अरेंजमेंट, जो सिस्टम है उसको बनाए रखना। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का जो काम है वो क्षत्रिय करे, वैश्य का जो काम है वो वैश्य करे, और जो शूद्र का काम है वो शूद्र करे। फिर आप बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। आश्रम व्यवस्था हमने पढ़ी है कि कितने 4 तरीके के आश्रम होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें वैसे तो एज इसकी 0 से 25 साल तक है, लेकिन हमारे भारत में देखें तो हम अभी ब्रह्मचर्य में ही चल रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष।
25 साल के बाद शादी आपको कर लेनी चाहिए, परिवार एक बनाना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मनु कह रहे हैं। आपका जब मन हो शादी करने का आप तब कीजिए। तो 25 से 50 साल तक आपको एक फैमिली बनानी है, फैमिली का पालन पोषण करना है, परिवार की देखभाल करनी है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि 50 से 75 वर्ष। इसमें घर में ही रहते हुए आपको अपने को सांसारिक कार्यों से अलग रखना है, यानी कि प्रेम, मोह, स्नेह, इन सब से दूरी बनानी है, आपको यहाँ से चालू कर देनी है। और जैसे आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे यानी कि 75 से 100 वर्ष, वहाँ पे आपको घर भी छोड़ देना है और आपको वन में तपस्या करनी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको तपस्या करनी है, बहुत वनों में जाके, घनघोर तपस्या इसको हम कह सकते हैं। तो ये था आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, यानी कि मनु के जो सामाजिक विचार हैं वो दो हैं। आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में हमें मनु के सामाजिक विचार देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मनु की विदेश नीति। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये सब हमको कौटिल्य में हमने सुना है, लेकिन मनु इसकी बात कर चुके हैं पहले ही, तो इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम इनको देख लें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और जब हम कौटिल्य को पढ़े तो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो हमें। तो मनु ने विदेश नीति की बात की है, 7-6 इसमें, इसको 6-4 पॉलिसी भी बोलते हैं, षड्गुणीय नीति। इसमें 6 तत्व माने जाते हैं एक विदेश नीति के। आज हम देखते हैं ना, जब विदेश नीति के हम विशेषताएं पढ़ते हैं, विदेश नीति के लक्षण पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे होते हैं कि किसी के हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जब गुट निरपेक्ष बना था तो उसमें भी यही था, जब पंचशील अग्रीमेंट हुआ था तो वो भी एक हमारी विदेश नीति का तत्व है कि हमें दूसरे देश के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, वो सब विदेश नीति में आ जाता है। तो मनु ने भी कुछ 6 तत्व बताए हैं जो उन्होंने अपनी षड्गुणीय नीति 6-4 पॉलिसी में दे रखे हैं। तो एक अच्छी विदेश नीति यानी कि एक सही तरीके से राज्य का संचालन किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे हमें दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना है, इसके लिए सबसे पहला है संधि। अच्छा, संधि कहाँ पे होगी? जहाँ पे दोनों पावरफुल स्टेट हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरा जो पड़ोसी है, मान लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसे में मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती उससे, और वो भी मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही नुकसान होएगा। इससे अच्छा है कि मैं उससे संधि कर लूँ, कुछ ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ये जो मेरे से उसे दिक्कत हो रही है वो मैं ना करूँ, उससे मुझसे जो दिक्कतें हो रही हैं वो ना करे। तो संधि हमेशा दो समान शक्तिशाली राजाओं के बीच में होएगी। फिर आता है विग्रह। विग्रह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे तनाव की स्थिति बनी रहती है, मतलब कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। अब संधि तो हो गई, विग्रह मतलब जैसे अभी भारत और चाइना का देख लें, भारत और पाकिस्तान की हम बात करें तो एक मतलब एक है कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हमें देखने को मिलती है, कभी ये अटैक तो होते रहते हैं, तो ये विग्रह में आ सकता है। विग्रह की स्थिति होती है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, यहाँ पे पूरे चांसेस हैं। तीसरा आता है यान। यान तो है कि अब आक्रमण के लिए सेनाओं को बिल्कुल तैयार करना है, आक्रमण के लिए निकल ही पड़ना है। आसन क्या होता है? आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन है कि शत्रु जो हमारे हैं उनको आपस में लड़ने दिया जाए, खुद को इससे दूर रखना है। न्यूट्रल बोलते हैं इसको कौटिल्य जब बात करते हैं, तो कौटिल्य ने इसके लिए माध्यम करके एक वर्ड है, शायद वो ही है जहाँ तक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रही हूँ तो कौटिल्य बात करते हैं इसको माध्यम के माध्यम से कि जो ऐसा राजा जो किसी का ना शत्रु है ना किसी का मित्र है, वो अपने को अलग करेगा उनसे, जो आपस में लड़ा है उनको लड़ने दिया जाए और खुद शांत में अपने चुपचाप बैठ के सोचें कि आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें उस युद्ध में नहीं अपने को ले जाना है, उससे दूर रहना है। फिर आता है संशय। संशय मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, तो मुझे किसी मेरे से जो ज़्यादा पावरफुल है उसकी हेल्प ले लूँ मैं, ताकि कल मेरे ऊपर अटैक होए तो मैं एक सेफ्टी, मतलब एक श्योरिटी रहे, एक सिक्योरिटी हो मेरे पास कि हाँ मेरे पास है। तो एक ऐसे राजा की हेल्प लेनी है जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर बात करते हैं द्वैधी भाव की। द्वैधी भाव क्या है? देखना आप कितनी चालाकी से, मतलब ये द्वैधी भाव वाला सिद्धांत उन्होंने बता रखा है अपना इसमें। द्वैधी भाव यानी कि जो आपकी आर्मी है, आर्मी को दो फ्रंट में, आज भी हम देखते हैं ना आर्मी के कितने सारे, एक फ्रंट इधर है, एक फ्रंट इधर है, और जब हम कहते हैं कि कभी अटैक की सिचुएशन होती है तो सारे फ्रंट एक साथ नहीं खोलने होते हैं, तो यही इसी तरीके की बात मनु भी करके गए हैं कि आर्मी को दो फ्रंट में, मतलब कि दो टुकड़ों में रखना है। एक टुकड़ी तो जो राजा के लिए रहेगी, अपनी सेफ्टी के लिए, वो राजा के राज्य में अवेलेबल रहेगी, बाकी दूसरी जो रहेगी वो युद्ध के लिए तैयार रहेगी, इसको अपने युद्ध के लिए तैयार रखना है। मतलब इस तरीके से इनका डिवीज़न होना चाहिए कि कभी ऐसी युद्ध की स्थिति आ जाती है तो वो यहाँ जाए। ये नहीं कि पूरी आर्मी हम भेज दे रहे हैं उस युद्ध में, कुछ हमें अपने अंदर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के संरक्षण के लिए, राजा के संरक्षण के लिए, जो महल में लोग रहते हैं इतने सारे, उनके लिए हमें ये रखना है। एक आर्मी की टुकड़ी यहाँ रहेगी और एक यहाँ रहेगी। अब कुछ फैक्ट्स तो क्या ही बोले, मतलब हाँ ये कुछ आपके काम आ जाएंगे। तो मनु ने क्या किया कि कैसे हम दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने पे 4 उपाय को बल दिया है। और ये मतलब हाँ, अब फिर से देखो, साम दाम दंड भेद, यानी कि उसको पैसा वैसा दे के, साम यानी कि संधि बंदी करके, दंड जो हमसे कमज़ोर राजा है उसको अपने, मतलब ठीक है एनेक्स कर लेते हैं, एनेक्सेशन की पॉलिसी जो थी, तो अपने से कमज़ोर राजा। और भेद है डिवाइड एंड रूल, ठीक है, आपस में फूट डाल दो जो दो राज्यों में, और फिर वहाँ से अपने, मतलब अपना तुम कैसे
अपने को डोमिनेट कर सकते हो वहाँ पे, ये दिखाना है। तो 4 तरीके के इन्होंने वो दिए हैं कि साम दाम दंड भेद के माध्यम से हम कोई दूसरे राज्य को अपने राज्य में कैसे मिला सकते हैं, ये इसका यही मतलब है। और 5 तरीके के गुप्तचर की बात करते हैं, कापारिक, तापस, गृहपति, उदास्थित, व्यापारी। ये आपको पूछ सकते हैं कि क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 5 तरीके के गुप्तचर मनु ने बता रखे हैं। अब एक जो लास्ट टॉपिक है मनुस्मृति का हमारा, वो है मनु की कर संबंधी व्यवस्था क्या है। टैक्स तो लेंगे ही ना, इतना बड़ा राज्य है, उसको मेंटेन करने के लिए कैसे हम किस तरीके का कर व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब है। सबसे पहले मनु कहते हैं कि जो व्यापारी हैं उनमें खरीद बिक्री मार्ग व्यय लाभ आदि पर विचार विमर्श करके अच्छे से कर निर्धारित करना चाहिए। यानी कि अच्छे से हमें सोच समझ के एक लॉजिक होना चाहिए उस कर के पीछे। ये नहीं कि बस कोई व्यापारी आया तो उसे टैक्स ले लो, कोई भी मतलब किसी भी तरीके का ऐसा नहीं। बहुत अच्छे से दर निर्धारित करनी होगी कि हाँ इतना प्राइस इस रेट पे हम इनसे टैक्स लेंगे, इनके प्रॉफिट का इतना % हम लेंगे। ये नहीं कि किसी पे थोप रहे हैं हम टैक्स को, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक पूरा प्रॉपर वो बनाया जाएगा, विचार विमर्श होगा, बहुत सारे मंत्री आपस में राजा से विचार विमर्श करेंगे, राजा को सलाह देंगे कि कहाँ पे कौन सा टैक्स व्यवस्था लगानी चाहिए, किससे कितना टैक्स वसूल करना है, ये सब है। अब क्या बोलते हैं कि कहाँ कहाँ पे टैक्स लगेगा। वृक्ष में, मांस में, शहद, घी, गंध, औषधि, फूल, फल, पत्ता, घास, मिट्टी, इन सब से बनी वस्तुओं पर और निर्मित जो पत्थर मिट्टी से बनी चीज़ें हैं, पत्थर से बनी चीज़ें, इन पर 6ठा भाग 1/6 कर लेगा राज्य, ठीक है। आपातकाल में भी ब्राह्मण, अब देखो ब्राह्मणों को बिल्कुल करने देना है। ब्राह्मणों को आपातकाल यानी कि जब ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन है वहाँ पर भी इनसे कर नहीं लिया जा सकता। तो इससे पता चले कि उस समय ब्राह्मणों की कितनी ज़्यादा इज्जत थी, ब्राह्मणों को कितना ऊपर लोग रखते थे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो कारीगर हैं, बढ़ई हैं, लोहा है, यानी कि देखो हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि सब लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में रहें। कुछ लोग गरीब भी होते हैं, कुछ कारीगर हैं, बढ़ई हैं, जो ऐसे बहुत ज़्यादा कम जिनकी आय है, उन पर बहुत ज़्यादा कर का भार नहीं डाला जाना चाहिए। इंस्टेड उनसे क्या करो, एक दिन का काम एक्स्ट्रा ले लो। उनसे उनकी उनकी इनकम ही कितनी होगी, मान लो 100 रुपये किसी की इनकम है, उसका भी आप 10% या 20% भी अगर आप इसका ले रहे हो, यानी कि 20 रुपये आप उसे ले रहे हो, बचा कितना 80 रुपया। उस 80 से उसने अपने पूरे घर का खर्चा चलाना है। तो इससे बढ़िया कि आप उससे एक दिन एक्स्ट्रा काम ले लो, 100 रुपये ही दो और एक दिन एक्स्ट्रा काम ले लो, ताकि उस पर कर का बोझ भी ना आए और एक दिन काम वो कर लेगा, जहाँ वो पूरे इतने दिन काम कर रहा है वहाँ एक दिन और कर लेगा। तो इस तरीके की बातें मनु ने की हैं। तो हाँ, अब ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आपको अगर अगला लेक्चर चाहिए कौटिल्य पे, जो कि मैं बहुत जल्दी ले आऊँगी, अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और आपके जो भी आसपास भाई बहन आपके 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 जानने में आपके फ्रेंड्स कोई भी अगर पॉलिटिकल साइंस से उत्तराखंड की लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं तो उसे आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। अभी तो ये हमारा बस पहला चैप्टर है और इसके नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, वो मास्टर्स वाले नोट्स नहीं रखे मैंने कि पैराग्राफ में चाहूँ तो, अगर आप चाहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नोट्स भी रख सकती हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो ये टॉपिक से क्या ही सवाल पूछेगा, बहुत कम ही सवाल बनने के चांसेस हैं। पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये इनके चांसेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होता है वो है कौटिल्य का और गांधी जी का, अंबेडकर का, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो उनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो कौटिल्य वाला चैप्टर हम करेंगे, बस आप एक बार इसको देख लीजिए। कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मनुस्मृति का दूसरा नाम है मानव धर्मशास्त्र भी इसको बोलते हैं। मनु को पहला लॉ गिवर माना जाता है। हाँ, एक दो फैक्ट आपको ये याद रखने हैं कि मनुस्मृति का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका विलियम जोन्स ने किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति, ठीक है, ये है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। ये एक फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, क्या पता पूछ दे आपका एग्जामिनर। तो फिर हम ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर यहीं पर। आप मुझे बताइए कि आपको लेक्चर सही लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स और ज़्यादा चाहिए आपको, तो मेरे को कोई समस्या नहीं है ज़्यादा नोट्स लाने में। मैं 3-4 किताबें, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, मैं कुछ कुछ सबका ले आऊँगी। उसके अलावा मैं इग्नू से भी मैं कोशिश करूँगी, इग्नू के नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उनसे भी मैं कुछ कलेक्ट कर लूँ। इसके अलावा कुछ रिसर्च पेपर भी मैं देख लेती हूँ, बट इतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। और जहाँ पे डीप की ज़रूरत होगी वहाँ हम डीप भी जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मनुस्मृति में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको बहुत बेसिक रखा है। आप मुझे बताइए कि आपको नोट्स ज़्यादा चाहिए या आपको नोट्स कम चाहिए, तो उसी हिसाब से हम आगे अपना लेक्चर रखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सिविक्स कॉर्नर के नाम से ही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। ओके, बाय, थैंक यू।